हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द मेडावल हिस्ट्री सीरीज। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्टिंग कर लिया था। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्लेव डायनेसिटी। स्लेव डायनेसिटी में भी हमने इल्तुतमिश तक पूरा टॉपिक अच्छे से डिटेलिंग के साथ डिस्कस किया था। अभी जो आज का लेक्चर है इसमें हम इल्तुतमिश से आगे के जो हमारे रूलर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मैं आपको वो बता दूं कि जो स्लेव डायनेसिटी है उसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहते हैं। प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो हमारे इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनमें से आते हैं ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड बलबन। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं फ्रॉम दिस स्लेव डायनेसिटी। लेकिन हम अभी जो है यहाँ पर पूरे जितने भी हमारे रूलर्स हैं, जो भी स्लेव डायनेसिटी में जितने भी रूलर्स अभी तक आए हैं, हम उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरीके से आज हम यहाँ पर जो हमारे रूलर हैं फ्रॉम द स्लेव डायनेसिटी जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके बारे में आज से डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। इनके बाद आएंगी रजिया सुल्ताना, इनके बाद रजिया सुल्तान जो है उनके बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इल्तुतमिश के बाद जो रूलर आए थे उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ स्लेव डायनेसिटी से रिलेटेड। जिनके बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका टाइम पीरियड रहा है लगभग 1236 सीई के अराउंड। 1236 कॉमन एरा के अराउंड इनका जो है टाइम पीरियड वो देखा गया है। ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सुने रहो, देखे रहो, जाने रहो, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे कोई पूछ ले। कई बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो घुमाने की बजाय कान पकड़ने की जो है वो कोशिश करता है, सीधे से नहीं तो टेढ़े से, कहीं ना किसी तरीके से तो वो आपके कान पकड़ेगा। तो वो कान पकड़ने के लिए हो सकता है आपसे रुकनुद्दीन के बारे में पूछ ले, वो क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ ले, या कई बार जो है वो मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो तो किसी भी राजा को स्किप ही मत कीजिए। आई विल रिकमेंड के भी इम्पोर्टेंट, ऑल दो उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट है वही हमने पढ़ने होते हैं। लेकिन स्टिल आई विल से कि आप जो है वो रुकनुद्दीन के बारे में जाने रहें। कहीं ना कहीं अगर भूले से क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे अटेम्प्ट करने का जो है आपके पास वो जो है नॉलेज होना चाहिए। जो नॉलेज होता है, नॉलेज इज अबाउट के भी आपके पास नॉलेज है, देन यू हैव नो डिसएडवांटेज ऑफ दैट। उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपको, बल्कि वहां पर एडवांटेज ही मिलेगा। लोगों से ज्यादा आपको पता होगा। ज्यादा पता होना इज नॉट डेंजरस, ये डेंजरस नहीं होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ कहीं ना कहीं तो इनका नाम सुना था। रटना नहीं है, लेकिन रटना नहीं है, इतना ही याद रखना है कि इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना था, पढ़ाया था, कहीं ना कहीं तो जो है नाम सुना हुआ था इनके बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुना था, वो इतना ही याद होना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं होता है किसी भी चीज को। जहां पर रटना होगा वो आपका कॉलेज था, रटना वहां तक ही था। अभी रटने की जरूरत नहीं है। यू डोंट डू सच थिंग्स इन यूपीएससी। यूपीएससी में जस्ट आपको चीजें मेमोराइज करनी होती हैं, रिवाइज करेंगे तब अपने आप ही चीजें याद होने लग जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स मैंने आपको बता दिए, दैट इज ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड बलबन। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और साथ के साथ अगर आप मेंस के लिए भी लिख रहे हैं तो मेंस में आप बाकी के रूलर्स को भी एक बार देखे रहिए। लेकिन ये सभी जो हमने डिस्कस किए हैं ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, लेकिन छोटा सा सेगमेंट है, देखेंगे उनके बारे में भी जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था, रुकनुद्दीन ने क्या किया था। तो ये तो एक एल्डेस्ट सन रहे हैं, इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे हैं, एल्डेस्ट सन है।
इल्तुतमिश के ये एल्डेस्ट सन है, who was put on the throne by the nobles। जो nobles थे उनके द्वारा इनको यहाँ पर गद्दी के ऊपर बिठाया गया था। तो इल्तुतमिश तो कहते थे कि भी मेरे सभी बेटों में से मेरी जो बेटी है दैट इज रजिया सुल्ताना, शी इज मोर कैपेबल कैंडिडेट फॉर द थ्रोन। वो थ्रोन के लिए सबसे जो है कंपैटिबल थी, वो ज्यादा कैपेबल थी, उनके अंदर ज्यादा एबिलिटी थी, बाकी के कंपैरेटिव बाकी के बेटों से ज्यादा अच्छी वो थी। उनका तो यही मानना था। ऑल दो जो नोबल्स थे वो नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रुकनुद्दीन को एज अ सिलेक्ट किया उन नोबल्स ने। वो नोबल्स कहते थे कि भी बेटा ही आगे होना चाहिए, and all such things were considered by that nobles, the silly nobles। तो ये सिली नोबल्स क्या कह रहे थे, इन सिली नोबल्स ने ही इनको जो है थ्रोन के ऊपर बिठाया था, गद्दी के ऊपर जो है नोबल्स इनको लेकर के आए थे, एल्डेस्ट सन थे ये इल्तुतमिश के। इनको जो है नोबल्स ने जो है सिंहासन के ऊपर बिठाया था। और अगर इनके बारे में बात करें, जो जो रुकनुद्दीन थे, रुकनुद्दीन दिल्ली में जो एलिफेंट्स होते थे, एलिफेंट्स के ऊपर सवार होकर के उनके ऊपर बैठ कर ये जो है लोगों के अंदर वो सोना बांटा जाता था बाय दिस रुकनुद्दीन के थ्रू जो थे यही बांटते थे। बेसिकली राजा थे, राजा इतना ज्यादा जो है वो दिलदार था ये, कि भी ये हाथियों के ऊपर बैठ करके निकल जाता था दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और इधर उधर जो है वो गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता था। वो गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता था। और जो गवर्नमेंट हुआ करती थी रुकनुद्दीन के टाइम के ऊपर, जो गवर्नमेंट थी उसे हैंडल कौन कर रहा था, द गवर्नमेंट वाज हैंडल्ड बाय द शाह तुर्कन। जो शाह तुर्कन थी उन वो इसे हैंडल करती थी। जो शाह तुर्कन के द्वारा जो है जो गवर्नमेंट थी उसे चलाया जाता था, वो उसे हैंडल किया करती थी। ये एक ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये एक टर्किश मेड थी, टर्किश नौकरानी थी, ये मेड थी। तो उनके द्वारा ही जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चलती थी। आगे अगर हम बात करें, लेट मी राइट इट हियर ताकि आपको जो है वो साथ के साथ आपको मिल जाए। तो जो रुकनुद्दीन थे, ही टुक राइड्स ऑन एलिफेंट्स इन दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे गोल्ड, प्लस जो गवर्नमेंट थी उसे हैंडल किया जाता था, हैंडल्ड बाय शाह तुर्कन। शाह तुर्कन शाह तुर्कन जो थी वो टर्किश मेड थी, टर्किश मेड मतलब टर्किश नौकरानी थी ये, और ये गवर्नमेंट को हैंडल कर रही थी। व्हेन द गवर्नर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड, जब मुल्तान का जो गवर्नर था उसने भी रिवोल्ट किया, तो जो रुकनुद्दीन थे उन्होंने भी उनकी ओर मार्च किया, उनकी ओर ये गए थे कि भी उन्हें उनके रिवोल्ट को, उनके विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, उनके विद्रोह को सप्रेस करने के लिए ये भी गए थे। ऑल्दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ये जा रहे थे मुल्तान की ओर उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, इन्होंने मुल्तान की ओर कूच किया और वहां पर मार्च करके ये जा रहे थे। उसके पीछे से क्या हुआ, पीछे से जो रजिया सुल्ताना थी उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। इस मौके का फायदा उठा करके वो जो है उन्होंने दिल्ली के जो आमिर्स थे, दिल्ली के आमिर्स का सपोर्ट लेकर के, उनका समर्थन लेकर के इन्होंने इस जो है थ्रोन को सीज कर लिया, इस थ्रोन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, थ्रोन के ऊपर, गद्दी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और फिर क्या होता है, और फिर जो है ये फिरोज शाह मतलब रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन को जो है वो मार देती हैं। उन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। दे बोथ वर पुट ऑन द डेथ। तो इन दोनों को जो है वो डेथ दे दी जाती है, मृत्यु दंड दे दिया जाता है रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन को। तो ये जो है गवर्नर ऑफ मुल्तान रिवोल्ट कर देता है। जो गवर्नर है मुल्तान का,
वो रिवोल्ट कर देता है और इसी रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ये यहाँ जाते हैं। रुकनुद्दीन चला जाता है वहां और पीछे से इनके जाने का जो है, इनके जाने के बाद पीछे से कोई भी नहीं होता। तो इसी चीज का, मौके का फायदा उठाती हैं। कौन उठाती है? रजिया सुल्ताना। यूजिंग द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का जो है वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर लेती हैं कि ये मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज किसने लिया? इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया गया था रजिया के द्वारा। रजिया जो थी वो इस मौके का फायदा उठाती हैं और दिल्ली के सिंहासन के ऊपर अपना कब्जा कर लेती हैं। अपना कब्जा कर लेती हैं। उसके बाद फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कन को जो है वो मृत्यु दंड दे दिया जाता है। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर आएंगी हमारी रजिया सुल्ताना। ऑल्दो इनके बारे में इतना कुछ नहीं था, एक इतना सा ही था कि ये सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये एल्डेस्ट सन थे इल्तुतमिश के, और ये थ्रोन के ऊपर बिठाया गया इनको नोबल्स के द्वारा। नोबल्स जो थे वो इनको लेकर के आते हैं कि आप गद्दी के ऊपर बैठें, आप सिंहासन के ऊपर बैठें, आप चलाएंगे राज्य को। लेकिन ये जो है निकल जाते हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर हाथी के ऊपर सवार होकर के और गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो पीछे से गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे हैंडल कौन कर रहा है? उसे शाह तुर्कन हैंडल कर रही हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? जो गवर्नर है मुल्तान के, वो रिवॉल्ट कर देते हैं। इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए खुद रुकनुद्दीन जो है वहां पर मार्च करते हुए जाते हैं उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। पीछे से रजिया सुल्ताना इस मौके का फायदा उठा करके वो बैठ जाती हैं दिल्ली जो सल्तनत की जो गद्दी है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेती हैं और फिर रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन को जो है वो मृत्यु दंड दे देती हैं। तो ये था एक छोटा सा सेगमेंट अबाउट द रुकनुद्दीन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब चलेंगे रजिया सुल्ताना की ओर। रजिया सुल्ताना की ओर चलेंगे। रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान, इसका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेट 1236 से लेकर के 1239 सीई तक। 1239 सीई तक का इसका टाइम पीरियड है। ये इसका टाइम पीरियड आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि कौन से जो है टाइम पीरियड इसका कब तक रहा है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके कई बार जो है वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लेता है इन द प्रीलिम्स। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर देखें तो रजिया सुल्ताना एक पहली ऐसी महिला थी, फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर। तो मुस्लिम रूलर तो ये सबसे पहली ही थी। ये मुस्लिम्स में सबसे पहली ऐसी रूलर थी, सबसे पहले ऐसी महिला थी जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने रूल किया था, जिन्होंने रूल किया था इंडिया के सल्तनत पीरियड के अंदर। तो इनको जो है रजिया सुल्ताना डिसरिगार्डेड द फीमेल अपैरल एंड द पर्दा सिस्टम। तो जो फीमेल अपैरल्स थे और पर्दा सिस्टम था कि ढक ढका के रखना चाहिए चीज़ों को, तो ये जो लोग मानते थे कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती हैं, महिलाएं पर्दे के अंदर हों तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनका जो वस्त्र थे, उनका जो पर्दा था उसका इन्होंने त्याग किया, उन सब चीज़ों का इन्होंने त्याग कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें लिखनी है वो एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी आपको बता देंगे। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर discarded female apparel and पर्दा। यहाँ पर इस समय के दौरान लोगों का मानना हुआ करता था कि जो स्त्री है, जो एक फीमेल है,
उसको जो है ढक-ढका के रखना चाहिए। इतना ढक के रखना चाहिए। अगर आज के समय में भी ये यही सोच है लोगों की, बहुत हद तक मैंने अभी भी देखा है, कहीं न कहीं अगर आप जाएँ तो आपको ऐसी सोच आज भी मिलेगी कि भी ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, ढक कर रखना चाहिए खुद को। अभी क्या इंसान क्या पूरा घर से चद्दर ओढ़कर चला जाए, इतना ज़्यादा ढक-ढका के रखना चाहिए क्या एक फीमेल को? तो ये दकियानूसी ख़्याल आज भी कहीं न कहीं जीवित हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, एंड आई रियली अपोज़ दीज़ सच थर्ड क्लास थिंकिंग ऑफ द पीपल हू थिंक दैट कि भी लोगों जो फीमेल्स हैं उनको ऐसे बैठना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सबकी अपनी-अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है। वो जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वो जीना चाहती है, देन लेट हर लिव। आप भी जिएँ और उसको भी जीने दें। यही चीज़ रज़िया ने यहाँ पर डिस्कार्ड की कि ह मैं जैसे जीना चाहती हूँ, मैं वैसे ही जीऊँगी। इसने भी जो अटायर थे, फीमेल्स के जो अटायर्स हुआ करते थे कि इतने ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, वो सभी चीज़ों का इसने त्याग कर दिया था। वो सभी चीज़ों का कि भी पर्दे में रहना चाहिए। आपने मुस्लिम लड़कियों को भी देखा होगा, उनको आज भी जो है वो एकदम पर्दे में रहती हैं। बहुत सारी, नॉट ओनली द फीमेल मुस्लिम फीमेल्स, यू हैव सीन सच थिंग्स इन, आपने राजस्थान में भी देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं वो कितना जो है घूंघट कितना बड़ा करके रखती हैं। वो आई एम सो मच आई सो मच दैट कि भी मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आज भी मैं इन सब चीज़ों को अपोज़ करती हूँ दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अब तो हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वी पीपल आर लिविंग इन सच एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। आज हमारे पास एआई है, चैट जीपीटी है, एंड स्टिल वी आर बिलीविंग इन द पर्दा सिस्टम। And you have already seen in in places like Haryana, Rajasthan, where parda system is revolving today in today's class. आज की क्लास में भी वो सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ये सब चीजों का जो है खंडन होना चाहिए, इन सब चीजों को अपोज करना चाहिए। अभी हमें जो है एजुकेशन की ओर जाना चाहिए। एजुकेशन हमारी ये नहीं कहती है कि आप जो है अपने संस्कृति को ही भूल जाए, ये नहीं कहती है, लेकिन इतना भी नहीं कहती है कि आप जो है पर्दा सिस्टम को अपनाएं, ये भी नहीं कहती है। हालांकि जो रजिया सुल्ताना थी उसने भी इन सब चीजों का खंडन किया। हाउ मच डेयरिंग शी इज, एंड बिना अपना चेहरा ढके, बिना अपने आप को जो है इसने कवर किए, इसने दरबार में जाती थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने चार दीवारी के अंदर ही बिना जो है पर्दे के रह रही थी। लेकिन जब ये बाहर जाते थे, रजिया सुल्ताना जब फाइट के लिए भी जाती थी, किसी युद्ध के अंदर भी जाती थी, तब भी ये अपने आप को जो है ढक कर नहीं जाती थी। तब भी ये ढक कर नहीं जाती थी। लेकिन आजकल जो है जो सोसाइटी है वो उसने यही सब चीजें दोबारा से अपनाना स्टार्ट कर दिया है। आई रियली अपोज सच थिंग्स, एंड आई एम रियली felt sorry for these people that they are not changing their thoughts, they are not changing their thinking। कि भी जो है आज भी लोगों की थिंकिंग यहीं पर अटकी हुई है। इसीलिए तो इंडिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंडिया आज भी वहीं पर कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो चीजें हैं वो चेंज करने की जरूरत है। वो सोसाइटी का अगर हम यहाँ पर उत्थान करेंगे, देन आई कैन से कि भी पूरी इंडिया का जो है वो उत्थान हो सकता है, उसका डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन हमारी सोच जो है वो यहीं पर अटकी हुई है कि भी इसने वैसे कपड़े पहने थे, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने ऐसे क्यों पहने थे? अरे उसकी मर्जी, उसने ऐसे कपड़े इसीलिए पहने हैं, उसकी मर्जी है ये। तो रज़िया सुल्ताना ने भी इन सब चीज़ों का जो है खंडन करके बिना अपना चेहरा ढके दरबार के अंदर जाने लगी थी। उसने जो है जो मेल्स हुआ करते थे, शी बिगेन टू अडोर हरसेल्फ इन द मेल अटायर्स। वो अपने आप को मेल अटायर्स में जो है वो उसने पहनना स्टार्ट कर दिया था। जो भी राजा हुआ करते थे, राजाओं की जो ड्रेस हुआ करती थी, जो अटायर्स हुआ करते थे मेल्स की, वो पहना करती थी। जब भी वो जाती थी कहीं
जो मेल के जो अटायर्स थे उसने वो पहनना शुरू कर दिया था। और वो एलिफेंट्स के ऊपर जो है वो उनका यूज करती थी, एलिफेंट्स के ऊपर राइड करती थी, एलिफेंट्स को जो है वो लेकर के जाती थी जब भी वो हंटिंग के ऊपर जा रही है या कहीं पब्लिक में जा रही है। लोगों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है एक राजा के लिए, और ये भी एक राजा ही थी। ऑल्दो हम इसे क्वीन कह देते हैं, बट आई विल से ये भी एक शासक ही थी। तो शासक का काम होता है कि अपने जो भी प्रजा है उसका ध्यान रखना। उसको जो है अगर आप पब्लिक में उतरेंगे, पब्लिक में जाकर के ग्राउंड फ्लोर पे जाकर के अगर कोई देखेगा, तभी पता चलेगा कि मेरे जो है मेरी प्रजा ठीक है या नहीं है। ये एक कार्य होता है जो एक राजा का कर्तव्य है, उसका जो है ये अ, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जो वो कर ही रही थी। वो हाथी के ऊपर बैठ करके उनकी उसकी सवारी करके ये पब्लिक में जाती थी, लोगों का हाल देख रही थी कि भी क्या मेरे जो प्रजा है वो ठीक रह रही है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और साथ के साथ अगर ये हंटिंग के ऊपर भी जाती थी तब भी ये बाय जो है एलिफेंट्स के ऊपर बैठकर ही जाती थी। और ये आर्मीज को भी जो है उनको भी यहाँ पर लीड करती थी। जो आर्मीज हुआ करती थी तो जो सेना का नेतृत्व था वो भी यही करने लगी थी। इनके नेतृत्व के जो है सेना काम कर रही थी। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी। फर्स्टली शी डिस्कार्डेड द फीमेल अपैरल एंड पर्दा सिस्टम। जो पर्दा सिस्टम था उसका इसने खंडन किया, फीमेल अटायर्स को इसने साइडलाइन कर दिया, एंड शी यूज टू वेयर द मेल अटायर। और ये मेल अटायर पहनती थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ के साथ यहाँ पर जो है अगर हम देखें, दिस अरोज रिसेंटमेंट अमंग द टर्किश नोबल्स। मेल की तरह दिखना, उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह शिकार पर जाना, ये सब चीजों से एक जो है जो नोबल्स थे उनके अंदर एक रिसेंटमेंट आ चुका था। उनके अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा था। वो इन सब चीज़ों को देख कर के बड़ा बड़ा ही उनको ऐसा होता था कि ये महिला है, ये इस तरह की चीज़ें कर रही है, इसे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। वो ही उनके ऑर्थोडॉक्स ख़यालात, द थर्ड क्लास थिंकिंग ऑफ दैट पुअर नोबल्स, आई विल से द पुअर नोबल्स, क्योंकि वो अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो नोबल्स की एक यहाँ पर जो है थिंकिंग हमें दिखाई दे रही है। उनके अंदर भी ये एक गुस्सा, एक रिसेंटमेंट, एक आक्रोश फैल गया था कि भी ये रज़िया सुल्ताना आखिर कर क्या रही है। तो ये सब चीज़ों से वो खुश नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ काउंटर नोबिलिटी फॉर नॉन टर्क्स इनवाइटेड द wrath ऑफ द टर्किश आर्मीज। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि जो इल्तुतमिश था उसने चहलगानी सिस्टम वो लेकर के आया था। वो चहलगानी सिस्टम लेकर के आया था, लेकिन रज़िया सुल्ताना ने इस चीज को जो है अ, उसने खंडन कर दिया था। वो इन सब चीजों को नहीं मानती थी। अ, उसने क्या किया, उस जिसमें चहलगानी सिस्टम में क्या होता था कि भी टर्किश नोबल्स ही होते थे, उसमें टर्किश नोबल्स होते थे। लेकिन इसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया कि भी टर्किश के साथ साथ नॉन टर्किश नोबल्स भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसने क्या किया, हर अटेम्प्ट टू क्रिएट अ काउंटर नोबिलिटी ऑफ नॉन टर्क्स। तो काउंटर जो है, इसने नोबिलिटीज के अंदर नॉन टर्क्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। क्रिएट काउंटर नोबिलिटी ऑफ नॉन टर्क्स। इसने नॉन टर्क्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया उसके अंदर। और इसने टर्क्स जो टर्किश हुआ करते थे, टर्किश नोबल्स जो थे, उनके अंदर इस चीज के रिगार्डिंग एक हेट सी पैदा होने लगी थी। एक उनको गुस्सा आने लग गया था कि भी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या, हम जो है हम यहाँ पर इतना जो है इसके जो फादर थे, जो रजिया सुल्ताना के उसने चहलगानी सिस्टम लेकर के आए थे, उसमें हमें इंक्लूड किया, हमें इतना उन्होंने लायक समझा। लेकिन जो रजिया सुल्ताना है वो क्या इतना भी नहीं है।
तो यहाँ पर हमारी जगह जो है वो नॉन टर्किश लोग आ रहे हैं। हमारा जो है हमारा काम जो है नॉन टर्किश के अंदर जो है यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। तो उनको नॉन टर्किश का एंटर करना पसंद ही नहीं आया था। नॉन टर्क्स का एंटर होना ही उन्हें पसंद नहीं था। नॉन टर्क्स जो नोबल्स थे, वो जो टर्किश नोबल्स थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है इनको इनवाइट करने के बाद इनको इनवाइट करने के बाद जो टर्किश आमिर्स थे, टर्किश आमिर्स के अंदर एक गुस्सा पैदा हो गया। उनके अंदर एक रैथ आ चुका था, एक गुस्सा उनके अंदर आ चुका था। वो इसका बदला जो है वो लेना चाहते थे रजिया से। रजिया से वो इस चीज का बदला लेना चाहते थे। तो उसने एक और क्या किया, रजिया ने एक और चीज यहाँ पर जो है उनके गुस्से को बढ़ाने का एक और यहाँ पर एक कार्य कर दिया। वो क्या था कि उसने जो है एक एब्सियन स्लेव को एब्सीनियन स्लेव को एक एब्सीनियन स्लेव को रजिया सुल्ताना ने जो है यहाँ पर अपॉइंट किया। इसको अपॉइंट किया था रजिया सुल्ताना ने, इसको अपॉइंट किया था। जो एब्सियन स्लेव है इसका नाम है याकुत मालिक मलिक सॉरी मलिक जमालुद्दीन जमालुद्दीन याकुट। तो याकुट जो था वो एक एब्सीनियन स्लेव था, जिसे एज ए नॉन टर्क नोबल एंड जो है अपॉइंट किया गया था। इसे जो अपॉइंट किया गया था एक इम्पोर्टेंट ऑफिस, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन इसको अपॉइंट की गई थी। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर। जो एब्सीनियन स्लेव था उस एब्सीनियन स्लेव का नाम है याकुट। याकुट को जो है एक इम्पोर्टेंट ऑफिस, एक ऑफिस में इसे अपॉइंट किया गया था, ऑफिस ऑफ आमिर ए अखूर। मतलब होता है इसका सुपरिंटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्सेस। जो रॉयल हॉर्सेस थे उनका सुपरिंटेंडेंट इनको इसको बना दिया गया था। इसको आमिर अखूर का ऑफिस जो है उसके अंदर इसे बिठा दिया गया था। एज अ नोबल, एज अ नोबल इसे बिठा दिया गया था। लेकिन ये सब चीजें जो थी वो टर्किश नोबल्स को पसंद नहीं थी। तो रिक्रूटमेंट जो हो रही थी अदर नॉन टर्क्स की, वो भी इसी तरह इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर हो रही थी, जो जो टर्किश नोबल्स थे जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। कि भी टर्किश के साथ साथ नॉन टर्क्स इतने इम्पोर्टेंट और इतने बड़े जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर इनको लाना अच्छा नहीं है, टर्किश को ही होना चाहिए था। जो टर्क्स थे उनको ही इसने रखना था, नॉन टर्किश को एंटर करना जो है वो इसने गलत किया। तो रजिया ने ये सब चीजें गलत की। ये टर्किश का मानना था, जो टर्किश नोबल्स थे उनका मानना था। वो नहीं चाहते थे कि नॉन टर्क्स जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर एंटर करें इनटू द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस। और इसी वजह से जो नोबिलिटी थी उसने ये रियलाइज किया दैट कि ये जो विमेन है, ये जो रजिया है, ये हमारे पपेट की तरह काम नहीं कर रही है। ये टर्किश नोबल्स के विल की तरह, उसके मन की तरह काम नहीं कर रही है। जो हम चाहते हैं वो ये नहीं कर रही है। एज अ पपेट की तरह एक्ट ही नहीं कर रही है। ये अपने मन से अपना काम कर रही है। ये हमारे हाथ की कठपुतली की तरह क्यों नहीं काम कर रही है। तो ये सब चीजें इनको पसंद नहीं थी। ये जो टर्क्स थे ये चाहते थे कि रजिया जो भी काम करे वो हमसे पूछ कर करे, वो हम इसे बताएं कि ये करना है या वो करना है। ये काम अपने तरीके से करवाना चाहते थे, ये रजिया को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते थे। लेकिन रजिया शी इज वेरी पावरफुल क्वीन, शी इज वेरी पावरफुल, एक रूलर की तरह इन्होंने एक्ट किया
और ये किसी की बात नहीं सुन रही थी, ये अपने मन के अकॉर्डिंग ये काम कर रही थी जो इनको अच्छा लग रहा था, जो इनको एज अ लगा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, वो चीजें इन्होंने फॉलो की इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग द टर्किश नोबल्स। नोबल्स को प्लीज करने के से अच्छा इन्होंने वो किया जो इनको सही लग रहा था। लेकिन नोबल्स को जो है ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। नोबल्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट रजिया सुल्ताना। तो रजिया के जो है खिलाफ इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद द गवर्नर ऑफ लाहौर जो आते हैं, उन्होंने जो गवर्नर ऑफ लाहौर थे वाज द फर्स्ट टू क्रिएट ट्रबल बट वाज डिफीटेड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रबल क्रिएट करने वाले जो थे वो लाहौर के गवर्नर थे। तो गवर्नर ऑफ लाहौर, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की। इन्होंने ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इनको भी रजिया ने हरा दिया था। रजिया बहुत अच्छी रूलर थी और बहुत अच्छा वो फाइट कर रही थी। उसने गवर्नर ऑफ लाहौर को हरा दिया। और उसके बाद क्या होता है, 1240 सीई के दौरान एक बहुत ही सीरियस रिबेलियन होता है बठिंडा के एरिया के अंदर। जो बठिंडा का एरिया था, वहां पर अल्तूनिया गवर्नर हुआ करते थे। अल्तूनिया गवर्नर था। एक छोटी सी एक कहानी आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे, जो रजिया की थी। जो रजिया थी, रजिया ने जो है याकुट को एज अ अपना यहाँ पर ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट किया, उसे नोबल बनाया। लेकिन जो नोबल्स थे, नोबल्स का जो है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर कोई आपको हरा नहीं सकता तो वो आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर देता है। अगर किसी से आप ज्यादा अच्छे हो और आपको जो है उस सामने वाले को पता है कि आपको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, दैट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट यू, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं, तो वो आपके कैरेक्टर के ऊपर आपको जो है वो उंगली उठाना स्टार्ट कर देंगे। आपके कैरेक्टर को जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपके कैरेक्टर को खराब करना स्टार्ट कर देंगे कि ये तो घटिया इंसान है। ये आपके कैरेक्टर के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। एंड यू पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड फिगर आउटिंग द थिंग्स। मैं आप समझ पा रही हूँ कि आप उसे फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि जो मैं कहना चाहती हूँ। एंड दिस इज अ वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म, यहाँ पर वो चीज़ नहीं यूज कर सकते। दैट्स व्हाई आई हैव सेड दिस थिंग कि भी आपके कैरेक्टर के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कैरेक्टर को खराब कर दो तो ये अपने आप ही जो है इसका पेस जो होगा वो स्लो डाउन होने लग जाएगा। तो आपके कैरेक्टर को खराब करना ही सामने वाले की फितरत हो सकती है। वो उसे और कुछ नहीं मिलेगा तो वो इतनी घटिया चाल ही चल सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि उसको भी पता है ना कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो। अभी रजिया इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना यहाँ पर जो नोबल्स थे वो स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज रिटन बाय सम हिस्टोरियंस। वो सम जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये बात कहते हैं कि रजिया जो थी, कुछ नोबल्स ने इसके जो है र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिया दरबार के अंदर ही, कि भी रजिया और याकुट इनके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही पाए जाते हैं। जहां रजिया होगी वहां याकुट होगा, जहां याकुट होगा वहां रजिया जरूर होगी। तो इन दोनों को जो है यहाँ पर एज अ इनके कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था नोबल्स ने, कि इन दोनों का कुछ आपस में चल रहा है, आपस में इनका कुछ ना कुछ अफेयर होगा, या कुछ ऐसे बातें उन्होंने र्यूमर्स फैलाने स्टार्ट कर दिए थे। ये कुछ हिस्टोरियंस लिखते भी हैं अपनी बुक के अंदर कि भी नोबल्स ने र्यूमर्स फैलाने, ये अफवाह फैलानी स्टार्ट कर दी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। और यही चीजें जो है वो अल्तुनिया के पास पहुंच जाती हैं। अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया जो है वो बठिंडा के अंदर
पंजाब का एक क्षेत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ताबर हिंद का जो क्षेत्र था, जिसे बठिंडा कहा जाता है आज के टाइम पर, जो बठिंडा का रीजन था, यहाँ पर वो गवर्नर हुआ करता था, अल्तुनिया। अल्तुनिया यहाँ पर गवर्नर था, और रजिया सुल्ताना का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी था। इसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट कहा जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, एक दूसरे के मन मन में इन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। इसीलिए मैंने कहा कि रजिया सुल्ताना का ये अल्तुनिया चाइल्डहुड जो है इसका स्वीट हार्ट था, मतलब कि उसका क्रश था। आज के टाइम की लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूँ, इन द जेंजी लैंग्वेज में, तो ये उसका क्रश था। रजिया का, रजिया को जो है अल्दुनिया के ऊपर क्रश था। दोनों एक दूसरे को जो है वो उनके अंदर एक फीलिंग थी एक दूसरे के प्रति। और जो रजिया थी, उसकी और याकूट के जो र्यूमर्स थे, उनके बारे में जो अफवाह फैल रही थी, वो कहीं ना कहीं अल्तुनिया के पास पहुंच जाती है। तब 1240 के अंदर एक सीरियस रिबेलियन होता है। बठिंडा के जो अल्तुनिया थे, अल्तुनिया जो थे वो गवर्नर रहे हैं, वो जो थे उन्होंने यहाँ पर एक रिबेलियन कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने रिबेलियन किया। रजिया अलोंग साइड याकुट, वो उन्होंने जो है रजिया और याकुट के खिलाफ जो है इन्होंने मार्च किया। अल्तुनिया ने, अल्तुनिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि तुम जो है तुम मुझे लाइक करती थी, तुम याकुट के साथ क्या कर रही हो। उसको यहाँ पर उसने समझाने की भी कोशिश की रजिया ने, बट स्टिल वो समझा नहीं। तो उसने एक रिबेलियन कर दिया, रिबेलियन कर दिया। जो टर्किश फॉलोअर्स थे अल्तुनिया के, उन्होंने क्या किया, उस लड़ाई के अंदर, उस युद्ध के अंदर जो अल्तुनिया के टर्किश फॉलोअर्स थे, उन्होंने याकुट को मार दिया, याकुट को मार दिया। और उसने, अल्तुनिया ने रजिया को जो है वो बंदी बना लिया, उसको इम्प्रिजन कर दिया। और फिर क्या होता है, इसी समय के दौरान जो टर्किश नोबल्स थे, टर्किश नोबल्स ने क्या किया, अभी रजिया तो जो थी वो यहाँ पर नहीं थी, अपने जो है थ्रोन के ऊपर नहीं बैठी थी। तो इसी चीज का फायदा उठा करके जो टर्किश नोबल्स थे, वो बहराम शाह को अपना राजा यहाँ पर बना देते हैं। बहराम शाह इल्तुतमिश के दूसरे बेटे थे, उनको अपना जो है वो गद्दी के ऊपर बिठा दिया जाता है, सिंहासन के ऊपर बिठा दिया जाता है कि अब से आप राजा बनेंगे, आप यहाँ पर राज्य करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, रजिया जो थी वो अल्तुनिया का जो है विश्वास दोबारा से जीतती हैं, उसको दोबारा से यकीन दिलाती हैं, वो सब कुछ उसे सच सच बताती हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हें जो है गलत फहमी हो गई थी, तुम जो नोबल से उन्होंने र्यूमर फैलाया था, वो सब चीजें उसको बताती हैं। वो उसका यकीन दोबारा से जीतती हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं, अगर तुम्हें लगता है कि भी ऐसी बात है, तो मैं, तुम जो है अल्तुनिया से वो शादी कर लेती हैं। वो अल्तुनिया से शादी कर लेती हैं, उसके बाद वो दिल्ली की ओर दोबारा वापस आ रही होती हैं। दिल्ली की ओर वापस आते समय जो है उन्हें जो है जो दिल्ली के समय जब वो वापस आ रही थी, तो जो बहराम शाह बैठा था दिल्ली के अंदर एज अ रूलर, वो उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। वो जब उनके साथ आक्रमण कर देता है, उनका युद्ध चल रहा होता है, तो उसी बीच वो रजिया सुल्ताना को हरा देता है और उसे मार देता है। तो इस तरीके से रजिया सुल्ताना की डेथ हो जाती है। वहीं जो है उस युद्ध के दौरान उसे मार दिया जाता है और उसे रजिया सुल्ताना को हरा भी दिया जाता है। तो ये था रजिया सुल्ताना के बारे में। यहाँ पर हम इसके यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो 1240 का समय था, 1240 सीई के दौरान क्या होता है, इस समय के दौरान एक रिबिलियन होता है, एक रिबिलियन होता है, किसके बीच में, बिटवीन आल्तुनिया, आल्तुनिया कौन थे, आल्तुनिया जो था ये गवर्नर था ताबर हिंद का, या हम कह देते हैं इसे बठिंडा, बठिंडा का ये गवर्नर था अल्तुनिया। इसके बीच में, और साथ के साथ यहाँ पर किसके बीच में ये रिबिलियन था, रजिया
प्लस याकुट। रजिया और याकुट के बीच में ये एक जो है रिबेलियन हुआ था, जिसके बीच में यहाँ पर क्या हुआ, इसके दौरान क्या होता है, जो टर्किश लोग थे, जो याकुट था, याकुट की हत्या कर दी जाती है और अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया के जो टर्किश फॉलोअर्स थे वो याकुट को मार देते हैं। याकुट का यहाँ पर मर्डर हो जाता है, इसका मर्डर हो जाता है याकुट का। और तो और रजिया को जो है इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, इसे बंदी बना लिया जाता है, इम्प्रिजन्ड कर लिया जाता है रजिया को। फिर बाद में क्या होता है, जो टर्किश नोबल्स थे, इसे बंदी बनाने के बाद दिल्ली के अंदर कोई भी जो है एज अ रूलर नहीं बैठा था। तो उस रजिया के ना होने का फायदा किसने उठाया, उस अपॉर्चुनिटी को जो है टर्किश नोबल्स ने यूज किया। टर्किश नोबल्स क्या करते हैं, टर्किश नोबल्स जो हैं वो बहराम शाह को जो है वो थ्रोन के ऊपर बिठा देते हैं, इसे रूलर बना दिया जाता है। रजिया सुल्ताना जो है वो अल्तुत में जो है अल्तुनिया के साथ जो है अल्तुनिया के साथ जो है यहाँ पर शादी कर लेती हैं। लेकिन फिर जब ये दिल्ली की ओर वापस आ रही होती हैं, आफ्टर मैरिंग, आई विल राइट हियर आफ्टर मैरिंग अल्तुनिया, आफ्टर मैरिंग अल्तुनिया, रजिया जो थी वो दिल्ली की ओर आ रही थी, वो दिल्ली की ओर आ रही थी, लेकिन जो बहराम शाह था, बहराम शाह डिफीटेड एंड किल्ड हर। तो यहाँ पर इसे हरा दिया जाता है बाय बहराम शाह एंड इसे मार दिया जाता है, इसे हराने के बाद इसे मार दिया जाता है। मतलब यहाँ पर रजिया का चैप्टर हो जाता है क्लोज। तो रजिया का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। रजिया के चैप्टर के बाद आगे चलेंगे हम बहराम शाह की ओर। तो बहराम शाह की ओर चलेंगे। बहराम शाह जो है ये भी ऑल तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जिक्र किया है हमने, तो हम इन्हें भी थोड़ा सा देखेंगे। बहराम शाह का अगर टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं, देन दैट इज 1240 से लेकर के 1242 सीई तक का इनका भी टाइम पीरियड रहा है। तो ये भी जो थे रजिया के फॉल होने के बाद जो है फॉल द फॉल ऑफ रजिया पेव्ड द वे फॉर द ascendancy ऑफ द 40। तो चहलगानी सिस्टम यहाँ पर दोबारा से हम देखने को मिल रहा है। रजिया के जो है यहाँ पर रजिया के बाद जो 40s लोग जो नोबल्स थे वो यहाँ पर हमें दोबारा से दिखाई दे रहे थे। वो 40 नोबल्स जो थे वो दोबारा से हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक इसे जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई विल नॉट राइट एनीथिंग ओवर हियर, क्योंकि इतना कुछ बहराम शाह के बारे में नहीं है, क्योंकि नोबल्स जो थे वो आपस में इनका जो है फाइट होने लग जाती है, इनके बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये एकदम से डिवाइड कर जाते हैं। तो ऐसा ही है फ्यू इयर्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आगे आने वाले कुछ सालों में क्या होता है, एक स्ट्रगल सा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जो सुल्तान था, सुल्तान और नोबल्स के बीच में एक हमें जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो है कुछ हमें इस तरह के मतभेद दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के बीच में कुछ सुप्रीमेसी की स्ट्रगल चल रही थी। जो इनिशियली जो नोबल्स हुआ करते थे, इन्होंने बहराम शाह को हेल्प किया ताकि वो जो है थ्रोन के ऊपर आकर के बैठे। बट ग्रेजुअली फिर बाद में क्या होता है, यही जो नोबल्स होते हैं, यही नोबल्स जो हैं वो डिसऑर्डर कर देते हैं, कॉन्स्टेंटली ब्रिक अमंग ईच अदर। तो यहाँ पर यही नोबल्स एक दूसरे के साथ जो है इनका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और एक दूसरे से यहाँ पर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो नोबल्स थे
वो आपस में ही लगातार वो झगड़ते रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ ही जो है इनका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अनरेस्ट दैट जो बहराम शाह थे, उनको यहाँ पर अपनी ही आर्मी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इनका खुद का ही असैसिनेशन हो जाता है बाय हिज ओन आर्मी। इनकी खुद की आर्मी ही इनको जो है वो मार देती है, उसके उनकी हत्या कर देती है बाय 1242। 1242 के दौरान ही इनकी जो है इनकी खुद की आर्मी ही इनको यहाँ पर मार देती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रज़िया के पतन के बाद जो 40s थे, उनका उदय होता है। उनका जो है हमें दोबारा से वो देखने को दिखाई देते हैं यहाँ पर। ascendancy ऑफ 40 और यहाँ पर कुछ स्ट्रगल्स हमें दिखाई दे रही थी बिटवीन द सुल्तान्स एंड द नोबल्स। वी विल नॉट रोट अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो एंड वाला टाइम है दैट इज 1242 सीई के दौरान क्या होता है, जो बहराम शाह's own army murdered him। इनकी खुद की आर्मी ही इनको जो है इनकी हत्या कर देती है, इनको मार देती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बहराम शाह। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम हमारे जो आगे के जो रूलर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारे रूलर्स रहते हैं, एक तो मसौद शाह रहते हैं, एक रहते हैं नसीरुद्दीन और एक रहते हैं बलबन। तो बलबन का जो पार्ट है दैट इज मच इम्पोर्टेंट एज कंपैरेटिव टू द नसीरुद्दीन एंड अलाउद्दीन मसूद और नसीरुद्दीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे बलबन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बलबन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बहराम शाह तक ही अपने जो है इसको रखेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक ही हम जो है हम देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या आपको किसी मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक के रिगार्डिंग जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, अब तक के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, अब तक के जो आपने सेशंस लगाया है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया है कि आप मेरे साथ जो है यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। एंड आई मस्ट से कि भी अभी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है एंड आई होप यू पीपल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर प्रीलिम्स एंड आप अभी रिवाइज कर रहे होंगे। एंड आई नो कि भी ये वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी लेंथी है, अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे। जो भी प्रेपरेशन कर रहा है 2026 के लिए, एंड आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें और आप अपना जो है मीन्स ज़रूर लिखें। जो भी इस बार जो है प्रीलिम्स दे रहा है उनको मेरे बेस्ट विशेस हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। अगर आपको अगर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अभी भी कोई कंफ्यूजन है तब भी आप मुझसे डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई रिवीजन आपको चाहिए कोई टॉपिक का, कि आपको किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई टॉपिक का क्विक रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। या आपको कोई ऑप्शनल के रिगार्डिंग कोई आपको डिस्कशन करना है तब भी आप मुझसे बात कर सकते हो, ताकि आपका जो है यहाँ पर अच्छे से आपको चीज़ों के बारे में पता चले, आपको ऑप्शनल के बारे में भी क्लैरिटी मिले। बहुत सारे चीज़ें आपको जो है कोई जो है बता रहा होगा, कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, वो चीज़ें मैं आपके कंफ्यूजन्स को दूर करके आपको अच्छे से जो चीज़ें पढ़नी है वो आपको सभी आप यहाँ पर डिटेलिंग के साथ आपको बता दूंगी। And thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.